Giant dear student, we are discussed about the G7 summits recently organized in Italy। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा यहाँ पर ये जो इस बार का जो टॉपिक है वो है G7 समिट 2024 को लेकर। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस पॉइंट्स, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड अदर सेक्टर्स लाइक की एजेंडाज ऑफ this summits and G7s. What is the G7 and what is the significance of G7s like India and other countries? तो यहाँ पर इन सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं इन सिंगल वीडियोस। यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक्स बहुत क्लियर है कि यहाँ जो इस बार का जो जी सबमिट्स हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जिन्हें इंडिया जो आपके इसका मेंबर्स नहीं है लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पे हेडिंग्स हमारा यही है, वाई मोदी इज एट द G7 समिट एंड वाई G7 नीड्स हिम। तो यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है वो यही है कि इंडिया यहाँ पर क्या रोल करेगा इन G7 कंट्रीज़ में और साथ ही साथ में हमें इस G7 में क्यों पार्टिसिपेट करना है या क्या हमारा नीड्स है वेस्टर्न वर्ल्ड को लेकर। तो सारे इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, एनी डिले। यहाँ पर आप देखें पहले G7 के बारे में कि व्हाट इज G7 है क्या एक्चुअल में। और G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज एज अ फाउंडेशंस इन द फॉर्म ऑफ 1975 एंड 1970s डिकेड्स, है ना। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ था G6 के नाम से, जो कि आपकी 1975 में ऑर्गेनाइज किया गया था विद द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम, और लास्ट में है आपका वेस्ट जर्मनी। इनके फॉर्म में G7 को स्टार्ट किया था इनिशियली। अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ पे इसका पर्पस क्या है G7 को सिग्निफिकेंस या इसकी एस्टैब्लिशमेंट को लेकर, यहाँ ऐसे क्यों एस्टैब्लिश किया गया या क्या कारण है कि G7 होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर देखेंगे कि रिसेंटली 1970s के डिकेड्स में ऑयल शॉक्स एंड आपके इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हैं वो करंटली यानी आपके कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव जो है देखने को मिल रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड्स में। तो ऐसे में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने ऑयल शॉक्स को लेकर साथ ही साथ में ऑयल स्ट्राइक्स को लेकर जो आपके ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है उस ओपेक ऑर्गेनाइजेशंस की काउंटर फॉर्म में G7 को स्टार्ट किया था। तो इनिशियली G7 स्टार्ट हो जाता है वो 1973-74 से हो जाता है, बट बेसिकली मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया भी था कि G7 इज अ लाइक फॉर्म ऑफ G6, यानी यहाँ पे G6 से ये स्टार्ट होता है और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता है। कब कब यहाँ पे डेवलपमेंट होता है देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक्सपांशन ऑफ G7। तो G7 का एक्सपांशन होता है इन 1976 में जब कनाडा इसे ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर इसे अल्टरनेटिव फॉर्म में G7 ही कहा जाता है। फाइनली रशिया ज्वाइन इन 1997, रशिया भी इसका G7 का पार्ट हो चुका है और इसे इनिशियलाइज किया जाता है एज अ नेम ऑफ G8 के नाम से। बट क्रीमिया जो है एक्सटॉर्शन होता है इन 2014 में और यहीं से रशिया जो है गिव अप कर जाता है G7 को, यानी G8 कंट्रीज को, और फाइनली इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है आपका G7 कंट्रीज। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिसेंटली जो आज के जो G7 कंट्रीज हैं उसमें कौन कौन आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो विद द नेम ऑफ यहाँ पे G7 कंट्रीज में अगर मैं बात कर लूँ तो आपका यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कनाडा सर, पहला हो गया कनाडा, सेकंड हो गया यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड आपके यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस, इटली, जापान एंड जर्मनी। इस तरह से G7 कंट्रीज में ये 7 ऑफ कंट्रीज जो है आपके पार्टिसिपेट करती हैं एंड एक अदर आपकी यूनियन जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन विद द पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज, जो कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है। इन 1981 G7 इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द फॉर्म ऑफ G7 इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द यूरोपियन कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी एज अ पार्ट बन जाता है G7 कंट्रीज का। और यहाँ पे फाइनली इन ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज आप वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि जितना भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ जो आपके ग्रीनिश लाइन जो है उसके इस तरफ का जितना भी वर्ल्ड है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के फॉर्म में आपका जाना जाता है, और स्पेशली फॉर यूरोप एंड आपके नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के जितने भी आपकी कंट्रीज हैं उन्हें एज अ वेस्टर्न वर्ल्ड आपके कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं उनको लेकर आपके इनिशियली आपके बनाया गया जो आपके फॉर द इकोनॉमिकल, फॉर द आपके डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स एंड अदर सेक्टर्स को लेकर आपके इनिशियलाइज किया
किया गया था इन 1917 डिकेड्स में G7 आपके ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ 7। तो स्पेशली यहाँ पर जो हमारा आपका जो आज का जो मुद्दा है वो यही है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर द G7 फॉर इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है वो G7 को लेकर क्या है, मोदी जी को कैसे इनवाइट किया, मोदी जी का नीड्स क्यों है, या इंडिया जो आपके G7 को अगर हम कहें तो G7 में इंडिया का क्या आपके रोल है, वो सारा जो सिग्निफिकेंस हम देखने वाले हैं आपके अगले स्लाइड्स में। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द की एजेंडा ऑफ G7 सबमिट्स इन 2024। रिसेंटली ये जो सबमिट्स है ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपके इटली में। इसका फर्स्ट सबमिट जो आपके ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किया जाता है आपके फ्रांस में, और G7 का जो लेटेस्ट 50 नंबर का जो सबमिट है वो स्टार्ट हुआ था इटली में। रिसेंटली ये सबमिट्स जो हुआ था इसमें क्या क्या की एजेंडाज हैं थोड़ा सा हम एक बार शॉर्ट में देख सकते हैं। सबसे पहला यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर यहाँ पे आपका एक बढ़िया स्ट्रैटेजी तैयार किया गया था, जिसमें लगभग आपके यूरोज में आपका कह सकते हैं कि 300 बिलियन जो है आपका इन्वेस्ट किया गया फॉर द यूक्रेन्स, एंड आपके 50 बिलियन डॉलर जो है वो आपका प्रपोजल किया गया फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रशिया एंड यूएस वॉर एंड दी फॉर आपकी ह्यूमैनिटेरियन एंड आपके फाइनेंशियल अलायंस फॉर दी यूक्रेन्स। तो यहाँ पे 50 बिलियन डॉलर का प्रपोजल दिया गया है किसको, यूक्रेन को। बात कर ले इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जो मेडिटेरियन सी से लगने वाला जो पार्ट है जिसमें इजराइल और गाजा जो स्टीप आता है उसको लेकर यहाँ पे प्रेसिडेंट जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उन्होंने लेकर आपका इसको यहाँ पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बातें कही। अगला जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर ऑल, यहाँ पर ये जो G7 जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर बात करता है, तो ऐसे में वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रोल होने वाला है नेक्स्ट आपके टेन्योर में या नेक्स्ट आपके ईयर्स में इकोनॉमी को लेकर, तो वो सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे एड्रेस की गई और उनको लेकर यहाँ पे विशेष स्पेशली फॉर दी दिस सबमिट्स यहाँ पे आपका रिकॉग्नाइज किया गया इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे मैं बता दूं फिर से आप इंडिया का रोल यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस आपके वर्ल्ड लेवल पर बढ़ रहा है, ऐसे में वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए, और चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे बढ़िया जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिक जो पार्टनर निकल कर आता है वो निकल कर आता है साउदर्न इंडिया में या साउदर्न एशिया में, वो आता है इंडिया। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इंडो पैसिफिक रीजन्स, जो कि इंडिया और पैसिफिक या इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियंस के बीच में जितने भी कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना और अदर जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज लाइक जापान और आपके यूएसए का जो फॉर्म होता है, तो वो सारा जो है यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला देखें, अगला है द समिट एम्स टू स्टैंडर्ड यहाँ पे गवर्नेंस इन द वाइल्ड ऑफ एआई आप देख सकते हैं। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए जो कि कहां पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हम कैसे एज अ फ्यूचर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में हम इसे जानते हैं, साथ ही साथ में इसे एज अ ब्लैक कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसको प्रोनाउंसिएट करने का एक ही आपका काम है, उसका कारण है कि अफ्रीका यहाँ पे काफी अनडेवलप्ड जो है आपकी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, और साथ ही साथ में यहाँ पे रिसोर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया, इसलिए अफ्रीकन मेडिटेरियन जो कॉरिडोर है उसको डेवलप करने की बात कही गई है इसमें। साथ ही साथ में माइग्रेशन इश्यूज या रिफ्यूजीज जो होते हैं इनको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे देखा गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको डेवलप करना है। माइग्रेशन जो होते हैं यानी पर्टिकुलर देश में वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वैसे में जितने भी रिफ्यूजीज होते हैं उनके लिए प्रॉपर कैंप और उनके लिए प्रॉपर बॉर्डर सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करना, ये थोड़ा सा इनका एम था। अगला है यहाँ पे फॉरेस्टिंग पार्टनरशिप विद अफ्रीकन आपकी कंट्रीज। जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको लेकर आपके कह सकते हैं कि उनके जो एजेंडाज है लाइक अफ्रीकन यूनियन जो है, या जैसे हम कहते हैं अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063 को एनहेंस करना, ताकि उन देशों के बीच में आपस में जो है क्या हो सके, आपके पार्टनरशिप हो सके, इसको बूस्ट करना। अगला है क्लाइमेट चेंज। इट इज अ वेरी मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ फॉर दी आपकी वर्ल्ड है ना। यहाँ पे जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड या जो भी आपका पूरा अर्थ है, यहाँ पे सबसे बड़े क्राइसिस से निकलने वाला है वो है आपका क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, और ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर G7 कंट्रीज ने मिलकर पूरे वर्ल्ड के लिए आपकी एक एजेंडा तैयार किया है 2030 तक इमिशन जो है उनके रिडक्शंस को लेकर, और ये जो रिडक्शंस हैं वो आपके कंट्रोल किया जाएगा इन द G7। 19 to 30% जो रिडक्शन है इसको कंपोज करके इन्होंने कर दिया है 40 to 42% आपके यहां पर टारगेट किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द क्लाइमेट चेंज फॉर द G7 कंट्रीज, है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें
ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है की एजेंडास। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया है ना फॉर द G7 कंट्रीज, क्योंकि ये सारे जितना भी मैंने बताया ये सारे की एजेंडास थे G7 समिट्स को ऑर्गेनाइज करने के। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि व्हाट इज इंडिया इनवाइट इन G7 और व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन G7। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो ये है दोस्त कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ G7 फॉर द इंडिया। देखिएगा यहाँ पे क्यों यहाँ पे इनवाइट किया गया था और क्यों यहाँ पर इनवाइट करने के बाद हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है G7 में। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली आपके थर्ड टाइम जो है इनका टेन्योर स्टार्ट होता है, और जब भी स्टार्ट होता है तो इनका फर्स्ट फॉरेन विजिट होता है इटली में, जहां पर ये समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इटली प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है ना। तो यहाँ पे मेलोनी जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो भी आपका यहाँ पे एजेंडाज होता है उनको लेकर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहली बात तो इंडिया का रोल क्या है। द वेस्टर्न वर्ल्ड वांट्स टू इंडिया बाय इट्स साइड। वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि ये जो इंडिया है ये प्रो यूएसए आपका होना चाहिए या प्रो वेस्टर्न वर्ल्ड होना चाहिए, यहाँ पर एंटी वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिया का स्टैंड अगर फेवर ऑफ चाइना एंड फेवर ऑफ रशिया होने लग गया तो हो सकता है कि वेस्टर्न से इंडिया का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो पूरी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड खो चुकेगा, है ना पहला। दूसरा है गिवन द इंक्रीजिंग इकोनॉमीज हैव टू ऑफ द कंट्रीज, इंडिया कैन नॉट बी आउटसाइड द मेजर पॉलिसीज इशू कन्फ्रंटिंग ऑफ द वेस्ट। जितना भी वेस्ट का पॉलिसीज है, इसका जितना भी आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर इश्यूज हैं, पॉलिसीज इश्यूज हैं या मेजर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनमें आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, ऐसा इंडिया का इन्फ्लुएंसर है। अगला है आपका इट विल बी इंडियाज 11th participations in these G7 countries and the PM मोदी 5th जो है constitute participation of the G7 countries। इंडिया में अभी तक हमने 11 बार G7 में पार्टिसिपेट किया है, साथ ही साथ मोदी जी का ये 5th टाइम जो है पार्टिसिपेशन है इन द G7 समिट्स। क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। और रिसेंटली थर्ड टर्म इनका स्टार्ट हुआ है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 जो है आपका भी रिसेंटली आपका बना है। ऐसे में पीएम मोदी का फर्स्ट विजिट G7 आपके समिट्स को लेकर ही होता है। यहाँ पर आप इनके रोल को देखेंगे तो यहाँ एक फोटो में आप देखेंगे कि जब ये फोटो आया था तब आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जो है एकदम बीच में खड़े हुए हैं, है ना, सभी G7 मेंबर्स के। तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द इंडिया। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस में कुछ पॉइंट्स हैं दोस्त जो कि इंडिया के सिग्निफिकेंस को और ज्यादा बूस्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। इंडिया का इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस इस बात को लेकर है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जापान को बहुत जल्दी हम आपके यहाँ से साइडलाइन करते हुए 4th आपके डेवलप्ड इकोनॉमी की कंडीशंस में हम आ जाने हैं। ठीक है, अगला है हमारा जो PPP है पार्टी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिहाफ पर हमारा जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी आपका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होता है। तो ऐसे में हमारा जो आपके इन्फ्लुएंस है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरा है कि यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फॉर्म में अगर हम देखें वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया के रिलेशंस को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड इंडो पैसिफिक रीजन में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहता है, वहां पे काफी अच्छा इन्फ्लुएंस चाहता है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस आपके इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा है, लाइक आपका 9 डेज लाइन हो सकता है या आपके साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिस तरह से चाइना का स्टैंड और जिस तरह से चाइना आपके यूएसए को टारगेट कर रहा है, उस कंडीशंस में यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड चाहेगा कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में आपका इन्फ्लुएंस बनाए रखे। और इंडो पैसिफिक रीजन में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए जरूरी होगा कि वो आपके इंडिया के साथ अलाइन होकर सके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, यहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ चाइना इन्फ्लुएंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला है आपका डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर दी G7 कंट्रीज। यहां पर आप देखेंगे जो भी ग्लोबल एजुकेशन होते हैं, ग्लोबल एजेंडाज होते हैं, उनमें इंडिया के एजुकेशन या अदर पॉलिसीज को लेकर यहाँ पे बातें की जाती है। साथ ही साथ इंडिया की जो पॉलिसीज मेकर्स हैं उनको लेकर यहाँ पे आपके फंडिंग लाइक इंडिया के डेवलपमेंट के लिए या इंडिया से रिलेटेड आपके अदर सेक्टर्स लाइक आपके अफ्रीकन कंट्रीज में डेवलपमेंट को लेकर या यूएन पीस कीपिंग फोर्स को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा आपके यहाँ देखा जाता है। अगला है आपका यहाँ पे ग्लोबल रिलेशंस फॉर दी यहाँ पे बैलेंसिंग। यहाँ पर इंडिया अब देखेंगे आप ये ग्लोबल जो बैलेंसिंग की जो बात की जा रही है उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे।
रिसेंटली क्या होता है कि यहाँ पर यूक्रेन और रशिया को लेकर जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, ऐसे में यहाँ पर जितना भी वर्ल्ड्स जो है या आपका फेवर में हो जाता है, एक प्रो यूएसए हो जाता है और एक प्रो रशिया हो जाता है। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड होता है वो न्यूट्रल होता है और हम स्टार्टिंग से ही एज अ न्यूट्रल जो है फेवर को यूज करते हैं और इसी न्यूट्रल फेवर के कारण हम बैलेंस कर पाते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड के बीच में। तो ऐसे में वेस्टर्न वर्ल्ड चाहेगा कि वो इंडिया के साथ जुड़ा रहे, इंडिया के साथ बना रहे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंसिंग ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर दी रशिया, हमारे जो स्टार्टिंग से जो रिलेशन थे वो रशिया के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें न्यूट्रल फेवर के कारण थोड़ा सा रिलेशंस हमारे आपके कमजोर हुए हैं। लेकिन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है वो आपके रशिया में होने वाला है, रशिया में हो चुका है, तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन काफी अच्छे बढ़ने वाले। अगला है आपके नेविगेटिंग द इंडो पैसिफिक डायनामिक्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि इंडो पैसिफिक में क्यों इन्फ्लुएंसर चाहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना, जिसमें आप देखेंगे कि लार्जेस्ट आपके पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो इंडिया में है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऐसी आपके एशिया जो रीजन है, एशिया में दो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ के पॉपुलेशंस या मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में हर कोई देश चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो, इंडिया या चाइना के पास में हो। ठीक है, तो और यहाँ पर साथ ही साथ ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर ना हो चाइना जैसा जो कि इनको ही काउंटर करने लगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सिग्निफिकेंस हो जाता है किसका, इंडिया का और इंडो पैसिफिक रीजन का। अगला क्या है यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने इसको लेकर आपके एजेंडाज में भी बताया था और इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारा नेट जीरो कार्बन इमिशन जो टारगेट है 2017 है, लेकिन जो हमारे आपके एसडीजी गोल्स है ना, जिसमें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में ऑर्गेनाइज किए गए थे, इन पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हम हमारे यहाँ पे नेट जो एमिशंस जो है उसको एजेंडाज 2013 करके इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें हमने 17 गोल को टारगेट किया है। तो वो जो गोल्स है वो सभी आपकी क्लाइमेट चेंज या आपके इकोनॉमीज या लिबर्टीज या आपके पॉवर्टीज या अदर सेक्टर्स को लेकर आपके टारगेट किए जाते हैं। तो वही सब है। और क्लाइमेट चेंज को जैसे आप देखेंगे रिसेंटली आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, ग्लेशियर्स आपका रिसेंटली पिघलते जा रहे हैं, इसलिए सोर्स ऑफ द वाटर या फ्रेश वाटर जो है वो कम हो रहा है। ऐसे में हम क्लाइमेट चेंज को टारगेट कर रहे हैं और हमारे जो नेट इमिशन जो कार्बन हैं उसको हम जीरो करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में अल्टरनेटिव अर्थात रिन्यूएबल रिसोर्स की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। तो यही हमारा टारगेट है और हम काफी अच्छा एक मूवमेंट भी कर चुके हैं। आपको पता होगा 2015 में हमने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस डिजाइन किया था, जो कि फ्रांस और इंडिया के पार्टनरशिप से बूस्ट किया गया था। इसका टारगेट ही यही था कि हम जितना हो सके उतना रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर मूव ऑन करें। तो यही सब था दोस्त आज के इस G7 में, व्हाट इज द इंडिया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। तो ये सारी जो है डिस्कशन हमने आप स्टार्ट की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।